याद है स्कूल के दिन? सोचो, आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं और सिर्फ एक मॉनिटर। कोई चिल्ला रहा है, कोई आपस में लड़ रहा है, किसी ने होमवर्क ही नहीं किया। क्या एक अकेला मॉनिटर ये सब संभाल सकता है? बिल्कुल नहीं। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट? ओके, अब उसी क्लास को 100 मिलियन टाइम्स बड़ा इमेजिन करो। एक ऐसी क्लास जिसमें 140 करोड़ लोग हों। सबकी भाषा अलग, सबका कल्चर अलग, फेस्टिवल्स अलग, खाना पीना अलग, नॉर्थ में पहाड़ और बर्फ तो साउथ में समुंदर। यह है इंडिया। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, इतना बड़ा, इतना डाइवर्स देश आखिर स्मूथली चलता कैसे है? इसका जवाब, इसका जो सीक्रेट सॉस है वो छुपा है इंडिया के फेडरल फॉर्मूला में। ये एक ऐसा ब्रिलियंट मास्टर प्लान है जो पावर को सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे सीधा आपके शहर, आपके गांव, लिटरली आपके दरवाजे तक लाता है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में इस फॉर्मूला को डीकोड करते हैं। सो हियर्स आवर गेम प्लान। पहले हम समझेंगे इंडिया की डाइवर्सिटी का चैलेंज। फिर हम पावर के बंटवारे का ब्लूप्रिंट देखेंगे, यानी द फेमस लिस्ट्स। उसके बाद वील सी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स इन रियल लाइफ। और फाइनली हम पावर को बिल्कुल ग्रासरूट्स लेवल, आपके घर तक ले आएंगे। ऑलराइट, लेट्स जंप राइट इन। सेक्शन 1, एक देश अनेक आवाजें। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, यही इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर इसे ठीक से हैंडल न किया जाए तो यही सबसे बड़ा चैलेंज भी बन सकता है। इस चैलेंज को अच्छे से समझने के लिए दो छोटे देशों का केस स्टडी देखते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। दोनों ही काफ़ी छोटे हैं, पर दोनों में आपसी डाइवर्सिटी बहुत है। बेल्जियम में डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। श्रीलंका में सिंघाला स्पीकिंग मेजॉरिटी और तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी है। चैलेंज सेम था, हाउ टू मैनेज दिस डाइवर्सिटी। बेल्जियम ने चुना अकोमोडेशन का रास्ता, यानी सबको साथ लेकर चलना। उन्होंने मिल बांट कर पावर शेयर की और कहा, हम सब बराबर हैं। नतीजा, पीस एंड प्रोग्रेस। दूसरी तरफ श्रीलंका ने चुना मेजॉरिटेरियनिज्म का रास्ता। वहां सिन्हाला मेजॉरिटी ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली और तमिल्स को इग्नोर किया, और इसका नतीजा एक भयानक सिविल वॉर जिसने देश को सालों पीछे धकेल दिया। तो यहां से लेसन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना? डाइवर्सिटी को दबाने से आग लगती है और उससे रिस्पेक्ट करने से देश आगे बढ़ता है। तो जब इंडिया आजाद हुआ, हमारे लीडर्स के सामने यही चॉइस थी, श्रीलंका वाली गलती करनी है या बेल्जियम वाला समझदारी का रास्ता चुनना है। इतने बड़े देश के लिए आखिर सही सोल्यूशन क्या था? So, what was the answer? Well, that brings us to Section 2, पावर का बंटवारा। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस प्रॉब्लम का एक इतना ब्रिलियंट और लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन निकाला जो इंडिया की डाइवर्सिटी को एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन बनाता है। और वो मैजिक वर्ड है फेडरलिज्म, यानी संघवाद। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक प्रॉमिस है, जहां पावर सिर्फ एक जगह यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती। पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच डिवाइड किया जाता है। इट्स लाइक टीम वर्क, जहां सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर देश चलाते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इंडिया में है फेडरल सिस्टम। इसका मतलब है कि सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स हैं जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और उन्हें कोई आसानी से छीन नहीं सकता। इसके ऑपोजिट होता है यूनिटरी सिस्टम, जैसे श्रीलंका या यूके में। वहां सारी अल्टीमेट पावर एक ही नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है। वो चाहे तो स्टेट्स को पावर दे, चाहे तो वापस ले ले। पर सवाल यह है कि इंडिया में ये पावर डिवाइड हुई कैसे? ऐसी रैंडमली? नो वे। इसके लिए बनाया गया एक फूल प्रूफ मास्टर प्लान जिसका नाम है द 3 लिस्ट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट्स बनाई हैं जो बिल्कुल साफ साफ बताती हैं कि किसका क्या काम है। लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। इसे समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। मान लो घर में एक बड़ी सी दिवाली पार्टी हो रही है। अब कुछ काम तो ऐसे हैं जो सिर्फ पापा ही हैंडल कर सकते हैं, जैसे पार्टी का बजट, सिक्योरिटी या इंपॉर्टेंट गेस्ट्स को इनवाइट करना। ये हो गई यूनियन लिस्ट, यानी पूरे देश के मैटर्स। फिर कुछ काम मम्मी बेहतर जानती हैं, जैसे खाने में क्या बनेगा, घर कैसे सजेगा, लोकल मार्केट से क्या लाना है। ये हो गई स्टेट लिस्ट, स्टेट के लोकल इश्यूज। और कुछ काम ऐसे हैं जिसमें बच्चों की भी चलती है, जैसे म्यूजिक प्लेलिस्ट, गेम्स या पटाखे, लेकिन हाँ, पेरेंट्स की एडवाइस के साथ। ये हो गई कॉन्करेंट लिस्ट, जहां सब मिलकर काम करते हैं। अब इस एनालॉजी को रियल गवर्नेंस पर अप्लाई करते हैं। यूनियन लिस्ट में है नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग। इन पर सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकता है, क्योंकि इन पर पूरे देश की एक ही पॉलिसी होनी चाहिए, राइट? स्टेट लिस्ट में है पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्योंकि हर स्टेट की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में है एजुकेशन, फॉरेस्ट जैसे सब्जेक्ट्स, जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, क्योंकि इनमें नेशनल स्टैंडर्ड्स और लोकल नीड्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं।
ओके, टाइम फॉर अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू। पॉज एंड थिंक। अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसा कोई नया सब्जेक्ट लिस्ट में डालना हो तो आप उसे कहां रखेंगे? यूनियन, स्टेट या कंकरेंट लिस्ट में? जरा सोचिए, क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन किसी एक स्टेट का मामला है? अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। बाय द वे, एक फन फैक्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स जो इन तीनों लिस्ट में नहीं होते उन्हें कहते हैं रेसिड्यूरी पावर्स, और वो यूनियन गवर्नमेंट के पास जाते हैं। सो व्हाई डज ऑल दिस मैटर? क्योंकि ये सिस्टम इंश्योर करता है कि सही काम सही इंसान करे। सिंपल। सोचो, अगर आपकी गली की सड़क टूटी है तो इसके बारे में दिल्ली में बैठे मिनिस्टर को ज्यादा पता होगा या आपके लोकल नेता को? ऑब्वियसली द लोकल लीडर। और अगर देश पर हमला हो तो उसे एक स्टेट की पुलिस अकेले हैंडल करेगी या पूरी इंडियन आर्मी? यही बैलेंस और एफिशिएंसी लाता है फेडरलिज्म। ओके, सो द प्लान ऑन पेपर लुक्स फैंटास्टिक, पर रियल क्वेश्चन ये है कि जमीन पर प्रैक्टिस में ये सिस्टम काम कैसे करता है? क्योंकि एक चीज होती है थ्योरी और दूसरी होती है उसे 140 करोड़ लोगों पर इंप्लीमेंट करना। सो लेट्स सी। इसका पहला और सबसे बड़ा टेस्ट आजादी के आते ही हो गया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन। देश के अलग अलग हिस्सों से एक ही भाषा बोलने वाले लोगों ने अपने अलग स्टेट की मांग की। शुरू में लीडर्स को डर था कि कहीं इससे देश टूट ना जाए, बट यू नो व्हाट, हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जब लोगों को लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स मिले, उन्हें अपनी आइडेंटिटी पर गर्व हुआ। इससे देश टूटा नहीं बल्कि और ज्यादा यूनाइटेड हो गया। इट वॉज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। दूसरा ब्रिलियंट एग्जाम्पल है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। हमारे लीडर्स ने श्रीलंका वाली गलती रिपीट नहीं की। किसी एक भाषा को जबरदस्ती थोपा नहीं गया। इंडिया की कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, पर उसके साथ 21 और लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया, उन्हें रिस्पेक्ट दी। इस फ्लेक्सिबिलिटी ने हमें बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बचाया है। नाउ दिस पार्ट इज रियली इंटरेस्टिंग। सेंटर स्टेट रिलेशंस। शुरू के काफी सालों तक सेंटर और ज्यादातर स्टेट्स में एक ही पार्टी की सरकार थी, तो सेंटर थोड़ा बॉसी रहता था। पर 1990 के बाद पिक्चर बदल गई। सेंटर में कोalition गवर्नमेंट्स यानी गठबंधन की सरकारें बनने लगी। इससे रीजनल पार्टीज किंगमेकर बन गई। अब पावर शेयरिंग एक जरूरत, एक मजबूरी बन गई, और इसने स्टेट्स की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करने का एक नया कल्चर शुरू किया, जिसने हमारे फेडरलिज्म को और भी स्ट्रांग बनाया। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर, पावर आपके दरवाजे पर। अब तक हमने देखा कि पावर दिल्ली से स्टेट्स तक कैसे आई, पर असली डेमोक्रेसी तो तब है जब पावर आम आदमी के हाथ में हो, राइट? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण। इसका मतलब बहुत सिंपल है, पावर को ऊपर से खींचकर नीचे लाना। पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सीधा लोकल गवर्नमेंट्स को देना, यानी आपकी सिटी की म्युनिसिपैलिटी या आपके गांव की पंचायत। द आइडिया इज सिंपल बट पावरफुल। लोकल प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन लोकल लोग ही जानते हैं। इस डायरेक्शन में सबसे बड़ा गेम चेंजिंग स्टेप लिया गया 1992 में। कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th अमेंडमेंट्स किए गए। इससे पहले लोकल बॉडीज बस नाम के थे, ना उनके रेगुलर इलेक्शन होते थे, ना उनके पास पावर थी, ना पैसा। बट दीज अमेंडमेंट्स चेंज्ड एवरीथिंग। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी। और इसके साथ ही इंडिया का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर 2 टियर्स से बन गया ए सॉलिड 3 टियर सिस्टम। सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स, और अब सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी की नींव द 3rd टियर लोकल गवर्नमेंट, यानी आपकी पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज। ये टियर हमारी डेमोक्रेसी को जमीन से जोड़ता है। और ये सिर्फ ऑन पेपर नहीं था, इन्हें रियल पावर दी गई। अब हर 5 साल में लोकल इलेक्शंस कराना कंपलसरी है। एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं ताकि सबको आवाज मिले। और सबसे रेवोल्यूशनरी चीज, कम से कम 1/3 सीट्स, 1/3 विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। इस एक स्टेप ने लाखों महिलाओं को डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पर लाके खड़ा कर दिया है। तो हमने देखा कि कैसे इंडिया का ये फेडरल फॉर्मूला, सेंटर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का ये स्ट्रक्चर इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को एक साथ लेकर चलता है। पावर को शेयर करके हम ये इंश्योर करते हैं कि हर आवाज को सुना जाए। और ये सब हमें एक ही बात सिखाता है कि असली बदलाव दिल्ली से नहीं, आपकी गली से शुरू होता है। आपकी सड़क, आपके एरिया में पानी, इन सब पर फैसला आपके लोकल नेता लेते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है, अपनी लोकल डेमोक्रेसी